वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग बिल्डिंग प्लानिंग और ड्राइंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने जा रहे हैं। मतलब आज से आपका ये बिल्डिंग प्लानिंग और ड्राइंग सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आज इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि ये सब्जेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, और दूसरा इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर के एग्जाम में कितना वेटेज रखता है, आपको किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक बिल्डिंग का नक्शा बनाना सीख जाओगे। यानी एक फ्लोर, दो फ्लोर और तीन, यानी एक मंजिला, दो मंजिला और तीन मंजिला बिल्डिंग का आप प्लानिंग करना सीख जाओगे। छोटे मोटे मकान का आप प्लानिंग या नक्शा बनाना सीख जाओगे। मतलब ये कोर्स कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो कुछ बिल्डिंग का नक्शा बना सके, साथ ही साथ अगर कोई आर्किटेक्ट नक्शा बनाया हुआ है तो उसको समझ सके। ठीक है, ये पूरा का पूरा ड्राइंग सब्जेक्ट है। मतलब थ्योरी कम ही होगा, ज़्यादातर आपको ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी 2 बैचेज इसका पढ़ा चुके हैं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। तीसरी बार हम इसको बिल्डिंग प्लानिंग और ड्राइंग को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ पता चल गया है कि क्या क्या स्टूडेंट को बताया जाए ताकि सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए और साथ ही साथ उसका लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव हो जाए। देखो, पहला जो यूनिट है आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं। देखो, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कन्वेंशन एंड सिंबल। ठीक है, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन का बिल्डिंग ड्राइंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ना है। कुछ सिंबल्स हैं उसको भी आपको जानना है, डोर का सिंबल, विंडो का सिंबल, छोटे छोटे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स है उसका सिंबल आपको जानना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कन्वेंशन एज पर IS 962 सिंबल फॉर डिफरेंट मटेरियल। अगर वुड है, कोई अर्थवर्क हो रहा है, स्टील है, ग्लास है, तो उसका सिंबल कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको एक कॉन्क्रीट का सेक्शन बनाना है, तो उस कंक्रीट के सेक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट करो कि नेक्स्ट जो पर्सन है उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। ठीक है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस को कंट्रोल किए। ये कंक्रीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग वुड को यानी टिम्बर को, लकड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ इस तरह से ग्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लास को हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्लास का पैनल है कुछ ऐसा बना दिए और यहाँ पे शाइनिंग वाला सिंबल दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी मटेरियल है, ब्रिक्स वगैरह का भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यूनिट 1 पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो सर, ग्राफिकल सिंबल फॉर डोर, विंडो ये देखना है, एब्रीविएशन देखना है। देखो यहाँ पे है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़े हो सीमेंट मोटार, तो इसको लिखा जाता है CM। CM का मतलब होता है सीमेंट मोटार। ठीक है, और कुछ बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा BBM, बोल रहे हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है BBM, तो इसका मतलब क्या समझोगे, बर्न्ट मतलब पका हुआ, ब्रिक मैसोनरी। ठीक है, या कहीं पे लिखा हुआ है WC का मतलब होता है वाटर क्लोसेट। जो बिल्डिंग प्लानिंग या बिल्डिंग का ड्राइंग किया जाता है उस पर कभी कभी स्पेस कम होता है, तो हम लोग पूरा का पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, एब्रीविएशन लिखा जाता है। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या ये एब्रीविएशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को शॉर्ट में लिख दिया गया है। उसी तरह से डोर, विंडो, क्लोज, वाटर क्लोसेट, ये सब रिप्रेजेंट किया जाता है एब्रीविएशन से। सीमेंट मोटार हो गया, ब्रिक, बर्न्ट ब्रिक मैसोनरी हो गया, वाटर क्लोसेट, तो ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे। डोर, विंडो, ये एब्रीविएशन जानेंगे कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइन। विजिबल लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों ने सेंटर लाइन, हिडन लाइन ये ऑलरेडी पढ़ा होगा ग्राफिक्स वगैरह में। नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ा देंगे, बता दिया जाएगा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट 1 से, कन्वेंशन एंड सिंबल से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कशन कर देते हैं कि आपको कॉपी किस तरह का परचेज करना है, बिकॉज ये एक ड्राइंग पेपर है। ठीक है, तो ड्राइंग पेपर में आप क्या करोगे, क्लासमेट का या किसी भी और कंपनी का A3 साइज, कौन सा बोल रहे हैं बाबू, A3 साइज का
कॉपी परचेज करोगे। A4 का नहीं परचेज करना, अगर नहीं मिल पाता है तो आप A4 का परचेज कर सकते हो, नहीं तो A3 साइज का बोलोगे कि हमको ड्राइंग कॉपी चाहिए। क्लासमेट का ऐसा ड्राइंग कॉपी आता है जिसमें एटलीस्ट 40 पेज होना चाहिए, 40 पेज होना चाहिए, ठीक है। 40 पेज का आपको कॉपी परचेज करना है, ड्राइंग नोटबुक क्लासमेट या किसी और कंपनी का, ठीक है। तो A3 साइज बोल रहे हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इस चीज़ को आप भूलना मत। A3 साइज बोले, सर बोले थे A3, A4 नहीं A3। एक सफिशियंट साइज का होगा, लगभग 35-40 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, अप्रॉक्सीमेट साइज हो जाता है इसका, ठीक है। आप इस साइज का ले सकते हो। तो उसके बाद देखो बाबू, ये पहला कॉपी हो गया, ड्राइंग नोटबुक आपको परचेज करना है। सेकंड, आपको कोई एक कॉपी परचेज करना है जिसपे आप थ्योरी लिख सको, यानी आपको 2 कॉपी आपको यहाँ पे परचेज करना होगा। एक कॉपी तो बोले नोटबुक, दूसरा आप एक छोटा कोई कॉपी परचेज कर लेना और उस पर आप 20 रुपया से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे। 20 रुपीज़ का, जिसमें 50-55 पेज हो जाएगा, क्लासमेट का अच्छे क्वालिटी का, एक 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ का। इसका तो दाम आई थिंक होना चाहिए 150, 200, 300 के अराउंड भी हो सकता है, तो 200-250 के अराउंड भी एक कॉपी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दो और उस पर आप काम करना, और छोटे वाले नोट्स कॉपी में आपको थ्योरी लिखना है। तो ये डैट इज़ ऑल अबाउट नोटबुक। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना था ये देख चुके हैं, नोटबुक के बारे में देख लिए। आपको ये होना चाहिए और ये नोटबुक को आप लाइफ टाइम अपने पास रखोगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जहाँ पे भी आप भूल जाओगे कुछ तो आप इसको रिवाइज कर लेना, आपको पूरा चीज़ याद आ जाएगा, फिर से आप नक्शा बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। उसके बाद देखो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूनिट 2 में पढ़ना है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का प्लानिंग कैसे करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। देखो, जब आपको एक प्रॉपर स्पेस दिया जाता है, मान लो कि आपको 1000 स्क्वायर फीट का जगह दिया गया है, ये जगह है वो 1000 स्क्वायर फीट का है, तो कोई स्टूडेंट कैसा भी बिल्डिंग बनाएगा बन जाएगा। कहीं पे भी आप कोई रूम है वो रख सकते हो, किचन को जहाँ मन करेगा वहाँ रख दो, बाथरूम कहीं पे रख दो, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, ठीक है, इसके अलावा स्टोर रूम होता है, तो आप किसी को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि स्पेस का प्रॉपर और इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का जगह है, उसका आप बेस्ट तरीका से कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आ गया ये बात समझ में। जमीन का एक एक इंच को कैसे आप बहुत इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हो। सनलाइट और विंड का आप कैसे प्रॉपर यूज़ करके एक बढ़िया बिल्डिंग बना सकते हो। बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें लाइट एयर का सर्कुलेशन हो। कोई जैसे तैसे बिल्डिंग बना देगा, कहीं का कहीं बाथरूम और कहीं का कहीं किचन रख देता है, तो उसमें अगर प्रॉपर लाइट और एयर नहीं जाएगा तो घर तो बन गया है लेकिन एक प्रॉपर प्लान नहीं किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में ये सिखाया जाता है कि जो भी जगह जमीन आपको प्लानिंग के लिए दिया गया है, उस प्लानिंग को कैसे आप इकोनॉमिकल और रिसोर्स का भरपूर उपयोग करके घर बना सको। रिसोर्स करने का मतलब सनलाइट का और विंड का, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में आप एस्पेक्ट का ध्यान रखोगे, प्रोस्पेक्ट, ओरिएंटेशन, ग्रुपिंग, प्राइवेसी, ठीक है, एलिगेंस मतलब घर सामने से कैसा दिखेगा, सर्कुलेशन उसका कैसा हो रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फर्नीचर। सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक बिल्डिंग में। मतलब जहाँ पे 1000-2000 आदमी डेली आते हैं, तो लोगों को आने और जाने के लिए, एयर के सर्कुलेट होने के लिए बहुत अच्छा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फर्नीचर रिक्वायरमेंट, सैनिटेशन, बाथरूम, लैट्रिन सब सही होना चाहिए, और इकोनॉमी, ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर विंडो कुछ ऐसे अरेंज करना, रूम को कुछ ऐसे अरेंज कर देना कि सनलाइट और एयर का प्रॉपर आप यूटिलाइज करके एक बढ़िया बिल्डिंग बना सको, ठीक है। तो ये हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसी के आधार पे आपको आगे का यूनिट होगा, तभी आप अच्छे से, जैसे टीचर को तो पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, अगर उसी आधार पे आप बिल्डिंग बनाओगे तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद देखो यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लाइन प्लान्स फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ मिनिमम 3 रूम्स इंक्लूडिंग वाटर क्लोसेट, WC। देखो ये एब्रीविएशन हो गया, वाटर क्लोसेट फुल फॉर्म WC एब्रीविएशन, ठीक है। बाथ एंड स्टेयरकेस एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को ध्यान में रखकर
जैसे तैसे आपको बिल्डिंग नहीं बनाना है। तो सर ये लाइन प्लान क्या होता है, इसके बारे में बता दो। तो लाइन प्लान देखो क्या होता है, ये तो मतलब ये थोड़ा सा अरेंजमेंट है, ये लाइन प्लान होता है। जो आपको दिख रहा है ये कोई स्टूडेंट का बनाया हुआ था, जो पहली बार हम पढ़ा रहे थे कभी, तो नाम तो नहीं लिखा है, बस ऐसे ही भेज दिया था तो हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो उन लोगों का बनाया हुआ है ये, तो पता नहीं किसका है, बट ये देखो ये जो है वो प्रॉपर एक बिल्डिंग का नक्शा है, ये आपको बनाकर लोगों को दिखाना होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग एक रफ प्लान बनाते हैं, एक लाइन से ड्रॉ करके दिखाते हैं कि देखिए तो सर अच्छा बना है। जब इसको पास कर देता है, रफ प्लानिंग को पास कर देता है, एक सिंगल लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक सिंगल लाइन से इसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको लाइन प्लान बोला जाता है कि किचन यहाँ पे रख दें तो बोलेगा हाँ रख दीजिए, यहाँ पे बेडरूम रख दें तो बोलेगा ठीक है रख दीजिए। अब ऐसे ऐसे करके जब आप एक रफ प्लान बना दोगे, बरामदा, देखो बरामदा बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, सबको बताएंगे कि बरामदा किसको कहते हैं, बेडरूम क्या होता है, स्टोर रूम क्या होता है, आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो लाइन प्लान एक रफ प्लान होता है और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और जब भी आप कोई एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाओगे, जब भी आप बिल्डिंग का प्लानिंग करोगे तो उसके लिए लाइन प्लान बनाना जरूरी होता है, रफ प्लान बनाना जरूरी होता है। जब रफ करेक्ट हो जाता है तब हम लोग उसका प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। देखो यही है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग कि बेडरूम को कहां पे अरेंज करें, ठीक है, कहां पे हम लोग किचन बाथरूम रखें, कहां पे एंट्रेंस रूम रखें, ठीक है। ये सब अरेंज करना यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाथरूम है, किचन है एक जगह पे, तो हर रूम को कहां कहां पे अरेंज कर दें ताकि हम रिसोर्स का और इस पूरे प्लॉट का पूरा अच्छा यूटिलाइज कर सके। यही है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो लाइन प्लान आपको समझ में आ गया, तो यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव कर जाते हैं यूनिट, देखो इसमें ये वाला चीज़ है वो बहुत टीचर को पता भी नहीं होता है, बबल डायग्राम बनाते हैं, जो आपको बबल डायग्राम बनाकर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बिल्डिंग है वो बनाया जाता है, ठीक है। मतलब आपको ऐसे नहीं कि देखो अब लाइन प्लान बनाना है लाइन प्लान बना लो, नहीं, पहले आपको हम बबल बना के सिखाएंगे कि कहाँ पे क्या किस चीज़ को अरेंज करना है। तो रफ बन जाएगा, फिर आप यहाँ पे किचन बेडरूम अरेंज कर दोगे लाइट वगैरह देख के, और उसके बाद फिर लाइन प्लान बना दोगे। बट ये सब बातें आगे है, आगे करेंगे हम लोग। उसके बाद देखो आप लोग को पढ़ना है कि ड्रॉ कर देना है ड्राइंग ऑफ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। यहां से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन बस 15 नंबर का होगा, ड्राइंग ऑफ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो सर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर पूरा लोड है वो डायरेक्टली वॉल पे कनेक्टेड या ट्रांसफर हो जाता है तो उस तरह के बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। और फ्रेम स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्लैब से लोड है वो बीम पे, बीम के बाद कॉलम, कॉलम के बाद फाउंडेशन पे हो जाता है, ठीक है। तो आपको फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। फ्रेम स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ना है, पहले आपको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का प्लानिंग बताएंगे करना, यानी दीवार से जुड़ा हुआ, यहां से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें फाउंडेशन, बीम, कॉलम का भी हम ड्राइंग करना आपको बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा एक जो और इंपॉर्टेंट है वो वर्किंग ड्राइंग, डेवलपमेंट प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, पासिंग थ्रू द स्टेयरकेस, ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहां से तो क्वेश्चन बनेगा, ये तो हेडलाइन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन व्यू ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। आपको अच्छे से बताएंगे, डिटेल में स्टडी किया जाएगा। 15 नंबर यहां से आएगा, 15 नंबर यहां से आएगा, और इसमें कुछ ऑटोकैड है वो भी ऐड कर दिया गया है। यहां पे फ्रेम स्ट्रक्चर का आपको ड्राइंग करना होगा, ठीक है। ड्राइंग ऑफ 2 स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें 2 BHK को ध्यान में रखकर और एक स्टेयर है, ये सब ध्यान में रखकर एक बिल्डिंग बनाना है। 2 BHK का मतलब है 2 बेडरूम, ठीक है, एक हॉल रहेगा, एक किचन रहेगा। आपको 2 बेडरूम हॉल किचन का रूम बनाना है जिसमें स्टेयर भी होना चाहिए, मतलब बोला जाएगा कि 2 BHK भीतर स्टेयर का आपको प्लानिंग करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। देखो इसमें डिटेल RCC, फुटिंग, कॉलम, बीम, छज्जा, लिंटेल, स्टेयरकेस और स्लैब, इसके बारे में भी करना है। थोड़ा सा आपको ऑटोकैड के भी बारे में पढ़ना है, कमांड के बारे में पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से डेटा दिया हो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग और डेवलपमेंट प्लान, एलिवेशन करना है यूनिट 4 में, ठीक है। और एक यूनिट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक स्टूडेंट के लिए, ये सब यूनिट बहुत आसान है,
थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपेयर टू ऑल यूनिट। लेकिन अगर जो अच्छे से पढ़ ले तो इसको बनाना सबसे आसान और सबसे ज़्यादा करेक्ट बनता है, इसमें मिस्टेक होने का चांस नहीं है। अगर समझ में आ गया तो बोलते हैं ना टोटल इन या टोटल आउट, बनेगा तो 100% करेक्ट, नहीं तो बनेगा ही नहीं। और अगर आप इस पे टाइम देते हो तो 10 मार्क्स से कन्फर्म है, और में भी रहेगा और छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग सर होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग है क्या, जो भी जैसे इसको बोलचाल की भाषा में बोले कि जो आप आई से जैसा भी इमेज देखते हो या जब आप फोटो क्लिक करते हो तो जैसा इमेज आता है उसी को पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग का प्लानिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्डिंग प्लानिंग, ये रेलवे का एक पटरी है। जब आप फोटो क्लिक करोगे तो आगे जाते हुए ये मर्ज करता हुआ एक पॉइंट पे मर्ज करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह का ड्राइंग जो जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका जो एंगल है आई का वो छोटा होता जाएगा और आपको ऐसा पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा ड्राइंग एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो ये इस तरह का ड्राइंग जो होता है वो कहता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऐसा ड्राइंग होता है जो आपका आईज एक्चुअली में देख रहा है, जो कैमरा है वो एक्चुअली में देखता है, यही पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है। अब सेकंड ये होता है कि सर पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्यों करते हैं, वाई वी नीड पर्सपेक्टिव ड्राइंग। देखो जब आप बिल्डिंग प्लानिंग कर लोगे, जब बिल्डिंग बन जाएगा उसके ऊपर कलर किया जाएगा तो आपका बिल्डिंग है आसपास के बिल्डिंग के आसपास के सराउंडिंग के करस्पॉन्डिंग कैसा आपका बिल्डिंग दिख रहा है, इसके लिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना जरूरी होता है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में आपका बिल्डिंग सराउंडिंग के आधार पर कैसा दिखेगा, कैसा ये बनकर तैयार होगा, तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, कलर कितना निखर कर बाहर आया है, ये पता चल पाएगा। लेकिन आपको सेमेस्टर के एग्जाम में ऐसा ड्राइंग नहीं करना है। ये नहीं कि बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव बनाना, नहीं, ये सिलेबस में नहीं है। आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग ये छोटे छोटे क्यूब, पेडेस्टल, स्टेयर का करना है। मतलब आपको ये वाला ड्राइंग बनाना होगा। आप बताओ कि अगर हम अच्छा से पढ़ा दे तो ऐसा ड्राइंग बना पाओगे? ये ड्राइंग नहीं करना है, ये भी ड्राइंग नहीं करना है, ऐसा ड्राइंग करना रहेगा। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो डेट इज ऑल अबाउट टुडेज सिलेबस। आज का सिलेबस है, ये समझ में आ गया होगा। ड्राइंग का आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करवा देंगे, बहुत अच्छे से बता देंगे। और बात रहा आप कॉपी का, तो आप कॉपी परचेज करो, बुक के बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा उसमें हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, यानी लेक्चर 1 जाएगा, उसमें यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे चीज़ है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। पहले 1-2 क्लासेज है वो बेसिक जो होगा वो बेसिक कहने का मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पॉइंट उठा कर लाएंगे। ठीक है, कॉपी आपको परचेज कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ से आपका सिलेबस है यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।